तो बच्चों हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज हमारी आखिरी क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की, जिसमें कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस जैसा कि हमें पता है कि रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन हमें घुमाते हैं, लेकिन एक बार अगर आपको बेसिक्स के ऊपर ना अच्छी पकड़ बन जाए, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम अ सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x belonging to the set of real numbers such that x lies between -1 to 1 defined by f of x is equal to x upon 1 plus modulus of x where x belongs to the set of real numbers is 1 1 and onto function। तो यहां पे हमें बस ये प्रूव करना है कि ये 1 1 होगा और ये onto होगा। तो आपको पता है ना 1 1 प्रूव करने का तरीका क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 1 1 प्रूव करने का तरीका होता है, हम बोलते ना x1, x2 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ x, फिर हम मानते थे कि दोनों एलिमेंट्स के द्वारा बनाया गया इमेज सेम होता है। फिर अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअली में x1 और x2 अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, x1 और x2 एक ही एलिमेंट है, तो हम बोलते थे कि ये 1 1 फंक्शन है। ये हो गया 1 1 फंक्शन के लिए। और ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते थे? f ऑफ x इज इक्वल टू y वाला, याद आ रहा है आपको? f ऑफ x इज इक्वल टू y करके। तो हमें यहाँ पे ना प्रूव करना, शो करना, कैसे करेंगे? और आप देखो यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर। ये तो रियल नंबर का सेट है। डोमेन जो है ये रियल नंबर वाला सेट है, डोमेन, ये डोमेन है। और जो मेरा को डोमेन है वो कैसे सेट दे रखा है? वो सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स होंगे ना सिर्फ -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे, -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। बाकी कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। -1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और इवन 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, जैसा भी हो, वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ आएंगे। लेकिन -1 से कोई भी छोटा नंबर नहीं आएगा और 1 से भी कोई भी बड़ा नंबर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन की। ये तो हो गया हमारा डोमेन वाला रियल नंबर्स का सेट, और ये हो गया हमारा कोडोमेन। यहां पे एक्चुअली में हमें ना f ऑफ x क्या दे रखा है? f ऑफ x हमें दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस मॉडुलस x। तो देखो बच्चों, मॉडुलस x हमने पिछले साल भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा था, और अभी हमने थोड़े दिनों पहले जो हमने क्लास की थी उसमें भी हमने मॉडुलस x फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपको भी इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। तो मॉडुलस x होता क्या है? मैं बहुत बार समझा चुका हूं, कोई बात नहीं, मैं एक और बार समझाता हूं। तो मॉडुलस x, अगर मेरा f ऑफ x बराबर मॉडुलस x होता है, पता है क्या होता है उसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि मॉडुलस x के बराबर है अगर मेरा x 0 से बड़ा है। अगर मेरा इनपुट जो है, अगर मेरा जो इनपुट है, जो मैं इस f ऑफ x के अंदर इनपुट डाल रहा हूं, अगर वो पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव x आएगा। अगर मेरा x 0 के बराबर है तो मेरा f ऑफ x भी 0 के बराबर आएगा। और अगर मेरा जो नंबर है, जो इनपुट में डाल रहा हूं, वो नेगेटिव नंबर है, यानी कि x लेस देन 0, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के लिए जो मेरा आउटपुट होगा, जो मेरा f ऑफ x होगा, क्या होगा? नेगेटिव x होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूं। आप लोग ये सोचते हो कि सर मॉडुलस के अंदर तो नेगेटिव नंबर डालने से भी आंसर पॉजिटिव आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, बिल्कुल आएगा। यहां पर जो नेगेटिव x लिखा है, इसका मतलब ये है, अगर मैं मान लो f ऑफ -1 बोलता हूं, यहां पे f ऑफ -1 बोलता हूं, तो इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ -1। और एक्चुअली में यहां पे इस नेगेटिव x का मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव तो यहां पे रहेगा ही रहेगा, और x यहां पे क्या डाला है आपने? x यहां पे डाला है -1, तो ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव 1 होता है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाता है और आंसर हमारा फाइनली पॉजिटिव ही आता है। तो एक्चुअली में यहां पे ना इस f ऑफ x को समझने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो ये कि जो मेरा x होगा वो जब मेरा 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा होगा, और एक जब मेरा x 0 से बड़ा होगा, और एक जब मेरा x 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? यहां पे 3 बातें हमें समझनी है। एक जब x मेरा 0 से छोटा होगा, एक x 0 से बड़ा होगा, जब एक x 0 के बराबर होगा। तो यहां पे जब मेरा x 0 से छोटा होगा, इसका मतलब है यहां पे आपको मॉडुलस x के जगह पे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव x लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मेरा f ऑफ x हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? x अपॉन में 1 माइनस x हो जाएगा मेरा फंक्शन। बिल्कुल, क्योंकि मॉडुलस x नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या हो जाता है? नेगेटिव x हो जाता है। और ऐसे ही जब मेरा x 0 से बड़ा होगा तो मेरा मॉडुलस x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x हो जाएगा। तो f ऑफ x मेरा बराबर आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस x के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल। और जब मैं x इज इक्वल टू 0 को यहां पे डालूंगा तो मेरा f ऑफ 0 पता है क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो f ऑफ 0 आ जाएगा
0 अपॉन में 1 प्लस 0, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ? तो बच्चों इसे इसका तो गेम खत्म है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, मेनली हमें इन दोनों को फोकस करना है। देखो एफ ऑफ जीरो के अगर आप 0 इनपुट डालते हो तो 0 आउटपुट आता है। अब यहां पे देखते क्या होगा, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? सबसे पहला हमें ये प्रूव करना है क्या ये 1 1 होगा। तो आपको पता है 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या मानेंगे, हम पहले x लेस देन 0 की बात करते हैं। वो सारे नंबर, वो सारे रियल नंबर्स, वो सारे इनपुट जो 0 से छोटे होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे मान लेते कि मेरे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है x1 x2, जो कि बिलोंग करता है, किस सेट को बिलोंग करेगा, इस रियल नंबर वाले सेट को बिलोंग करेगा या फिर इस डोमेन को बिलोंग करेगा। ये इनपुट x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो इस रियल नंबर वाले सेट को बिलोंग करता है। और मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा बनाया गया इमेज सेम है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्या ये पॉसिबल है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज बना सके? देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं x1 की बात करूंगा, तो यहां पे अगर मैं f ऑफ x में x1 इनपुट दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x1 अपॉन में 1 माइनस x1 हो जाएगा ये, और यहां पे ये हो जाएगा x2 इनपुट दूंगा तो ये हो जाएगा x2 अपॉन में 1 माइनस x2 हो जाएगा ये। बहुत ही बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा x1 माइनस x1 इंटू x2, x1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर x2 माइनस x2 इंटू x1, x2 इंटू x1। ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप देखो कि यहां पे भी माइनस x1 x2 है और यहां पे भी माइनस x1 x2 है, दोनों कट जाएगा। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा x1 बराबर x2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पहले मान के चल रहे थे कि ये x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और वो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा सेम इमेज बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, x1 और x2 सेम ही एलिमेंट है। तो अगर सेम ही एलिमेंट द्वारा सेम इमेज बनाया जाता है तो भाई मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ना x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ये 1 1 तो होगा भाई। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ये क्या होगा, 1 1 तो है, ये पक्का 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि जब मेरा x 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कैसा होगा गेम। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो हम मानेंगे, जैसे यहां पे हमने माना था x1 x2 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम मान लेते हैं कि x1 x2 ऐसे दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है जो मैं यहां से निकाल रहा हूं, इस डोमेन वाले सेट से निकाल रहा हूं। और मैंने आपसे बोला कि f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के। तो यहां पे इसका मतलब है x1 अपॉन में 1 प्लस x1 बराबर होना चाहिए x2 अपॉन में 1 प्लस x2 के। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x2 x1। आप देखो यहां पे भी पॉजिटिव x1 x2 है, यहां पे भी पॉजिटिव x1 x2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ हमारे पास बचेगा x1 बराबर x2। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि यहां पे एक्चुअली में ये x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर नहीं थे, ये एक्चुअली में दोनों ही सेम रियल नंबर्स थे। दोनों ही सेम है, दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों ही सेम रियल नंबर्स है, तभी मेरे ये जो रियल नंबर्स है वो सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी 1 1 हो गया भाई, ये भी 1 1 हो गया। और आपने यहाँ पे खुद देखा जब मैंने 0 डाला तो 0 डालने पे मेरा क्या आया, एक इमेज आया, डिस्टिंक्ट इमेज आया 0। ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये 1 1 फंक्शन है, मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज बनेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 1 होगा। अब हम बात करेंगे ऑन टू की, क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो बच्चों यहां पे आप समझ चुके हो कि ये 1 1 कैसे होगा। अब ऑन टू कैसे है ये समझने के लिए मुझे बोर्ड में से ये सारी चीजें मिटानी पड़ेगी ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि ऑन टू कैसे होगा। देखो यहां पे ऑन टू समझने के लिए भी ना कंडीशन सेम ही रहेगी। एक हम देखेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, एक हम देखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, एक हम देखेंगे x इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। देखो x इज इक्वल टू 0 पे तो सीधी बात है वो एक ही इमेज फॉर्म कर रहा है, 0 पे 0 इमेज फॉर्म कर रहा है, तो 0 को भूल जाओ। हम x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 वाले के लिए हम ऑन टू फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑन टू को प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये लेके चलते हैं। तो अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y के बराबर आ जाता है तो मैं कहता हूं कि ये मेरा एक ऑन टू फंक्शन है, ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x लेस देन 0 वाले नंबर्स के लिए, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हम चेक करके देखेंगे। और आपको पता है नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए मेरा फंक्शन क्या था, f ऑफ x बराबर क्या आ गया था, मेरा f ऑफ x बराबर आ गया था x अपॉन में 1 माइनस x था। f ऑफ x क्या होता है, y के बराबर होता है, तो y इज इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस x। अब मुझे पता है क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पे y एक वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे x के टर्म्स में, मेरे को अब x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे
कि यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा y माइनस वाई एक्स बराबर x आ गया यहाँ पे। और अगर मैं इसको वहां लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। अगर मैं x यहां से कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, और यहां पे x आ जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई। अच्छा, अब इसी x को अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूं, इसी x को उठा के अगर मैं इस f ऑफ x में पुट करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा f ऑफ y प्लस y अपॉन में 1 प्लस वाई बराबर हो जाता है x के हमारा y अपॉन में 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई। तो यहां पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y अपॉन में 1 प्लस वाई, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 प्लस वाई यहां आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई और ये 1 प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे ये आ जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई माइनस वाई। तो y से y माइनस वाई 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस 1 जो कि y के बराबर होता है। तो आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने प्रूव कर दिया कि जो मैंने इनपुट डाला, x इनपुट डालने पे क्या मेरा आंसर आया, y आंसर आया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज y अपॉन 1 प्लस y इन द सेट ऑफ डोमेन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स में ये कह सकता हूं ये तो एक ऑन टू फंक्शन होगा, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए एक ऑन टू फंक्शन है। अब बात करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसके लिए मैं मिटा देता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि x ग्रेटर देन 0 पे कैसे काम करेगा। तो बच्चों अब ना x ग्रेटर देन 0, आपने अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले कि x जब 0 से बड़ा होता है या फिर पॉजिटिव रियल नंबर जब मैं इनपुट के तौर पे लेता हूं, तो उस इनपुट के लिए जो मेरा फंक्शन मैं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस x हो जाएगा फंक्शन मेरा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पे हम f ऑफ x के जगह पे y लिखेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x, y इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस x। और जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला, ये y वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ x, मुझे ना अब x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस वाई x बराबर x, और जब मैं क्या करूंगा इस yx को वहां लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और अगर जब मैं यहाँ पे x कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई यहाँ पे, और x मेरा बराबर हो जाएगा y अपॉन में 1 माइनस वाई के, x मेरा बराबर हो जाएगा y अपॉन में 1 माइनस वाई के। इस x को अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इनपुट डालूंगा और आंसर मेरा बराबर आ जाए y, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फंक्शन होगा वो एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहां पे मैं x के जगह पे ये रखूंगा, f ऑफ y अपॉन में 1 माइनस वाई बराबर, देखो x के जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है 1 प्लस x, तो 1 प्लस x के जगह पे क्या आएगा, y अपॉन में 1 माइनस वाई। जब यहां पे आप नीचे जो डिनोमिनेटर में जो मेरी वैल्यू लिखी हुई है इसका एलसीएम करोगे तो ये आएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा y अपॉन में 1 माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कटा और आंसर मेरा आ गया y। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पे फॉर एवरी y एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज y अपॉन में 1 माइनस वाई in the set of domain, therefore we can say that the function is an onto function। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन को करने का तरीका सेम ही है यार। आपने एक्सरसाइज 1.2 में भी देखा था कि हमने वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को ऐसे ही किया था। जब वन वन फंक्शन की बात आ जाए तो आपको दो एलिमेंट लेना होता है, x1 x2 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ x, फिर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हम मान लेते हैं, और जब बात आ जाती है ऑन टू की तो हम f ऑफ x इज इक्वल टू y हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये फाइनली हमारा y के बराबर आ जाए। तरीका सब में सेम है, क्वेश्चन भले अलग अलग हो, इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे अपने आप खुद से भी इजीली कर पाओगे। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है नाम है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव किसका दूसरा नाम होता है, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, समझ रहे हो। और यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि ये वन वन फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। देखो वन वन फंक्शन प्रूव करने का सेम तरीका जो पहले पिछले क्वेश्चन में भी मैंने जो आपको समझाया था वही तरीका हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे।
तो यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है फंक्शन, ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि देखो हम ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, और जो भी मैं इनपुट लेता हूं इस डोमेन वाले सेट से लेता हूं, है ना, और जो मेरा आउटपुट आता है वो कोडोमेन वाले सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों मैं मान लेता हूं मेरे पास दो एलिमेंट है x1 x2, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट में मान रहा हूं जो कि बिलोंग करते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस वाले डोमेन, इस वाले नहीं, इस वाले सेट को बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं डोमेन वाले सेट को। और मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं कि यहां पे ना इन दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा बनाया गया जो इमेज होगा ना वो सेम है, मैं क्लेम कर रहा हूं ऐसे। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर होगा, एक्स वन क्यूब के बराबर होगा। अच्छा जी, एक्स टू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स टू, तो आप बोलोगे सर एक्स टू क्यूब के बराबर होगा। यहां पे डायरेक्टली क्यूब क्यूब को काट मत देना, क्या करना है आपको, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। तो यहां पे अगर मैंने दो चीजों का मल्टीप्लाई किया, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। देखो अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ पे x1 बराबर किसके आ जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा, x1 और x2 एक बराबर आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मेरा x1 माइनस x2 0 के बराबर है तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 है, ठीक है जी। और अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x1 भी 0 के बराबर है और x2 भी 0 के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक तरह से x1 बराबर x2 ही हो गया, इक्वल टू 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है x1 x2, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है कि दोनों ही 0 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि x1 और x2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो है नहीं, पक्का हो गया, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। तो x1 और x2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक 1-1 फंक्शन होगा या फिर ये इंजेक्टिव होगा, ये 1-1 फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन इज ए 1-1 फंक्शन। तो बच्चों देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो बच्चों पूरे मिसलेनियस में ना बस एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो लंबा लगा मेरे को, लेंथी लगा, टफ तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा एक वैरायटी क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, तो यहाँ पे x एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, कंसिडर p ऑफ x विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो यहाँ पे ये एक और सेट है p ऑफ x, ये एक सेट का नाम है जिसके अंदर पता है क्या होगा, इस x सेट का यूज करके मैं जितने भी सबसेट्स बना सकता हूं वो सारे सबसेट्स को उठा के मैंने इस सेट के अंदर रख दिया है। डिफाइन द रिलेशन r इन p ऑफ x एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें r रिलेशन को फॉर्म करना है इस सेट का यूज करके नहीं, इस सेट का यूज करके, यहां पे इस सेट के एलिमेंट्स का यूज करके मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा यहां पे, ठीक है, रिलेशन फॉर्म करूंगा फॉर सबसेट्स a, b इन। अब कंडीशन क्या है भाई, रिलेशन कैसे फॉर्म हो सकता है, रिलेशन के लिए लिंक तो होना चाहिए ना, एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स के से, या फिर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। तो यहां पे फॉर सबसेट्स a, b मान लेते हैं हमारे पास इस p ऑफ x के अंदर दो सबसेट्स है a, b इन p ऑफ x। तो A B से रिलेटेड तभी होगा, वो दोनों सबसेट्स एक दूसरे से तभी रिलेटेड होंगे अगर इफ एंड ओनली इफ A B का सबसेट हो तब। बहुत मुश्किल है ना, कुछ समझ नहीं आया, सर के ऊपर से निकला होगा सब कुछ, समझाता हूं, बहुत सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं दिखाता हूं कि लॉजिकल अप्रोच दिखाऊंगा आपको। इज R एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन P ऑफ X। तो हमें ये दिखाना है कि जो यहाँ पे रिलेशन है ना, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है जी। तो यहां पे बच्चों हम मान लेते हैं अपने से एक सेट को बनाते हैं, कैसे, तो फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूं जिसके अंदर ना दो एलिमेंट्स है 1, 2, ठीक है। तो यहां पे x नाम का एक सेट मैंने मान लिया, लेट कर लेना, लेट ये है नहीं, लेट कर रहा हूं मैं अपने से। तो यहां पे x एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1, 2, कंसिडर p ऑफ x विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो यहां पे ना हमें सबसेट्स ऑफ x निकालते, सबसे पहले सबसेट्स निकालेंगे, सबसेट्स ऑफ x। सबसेट्स कितने, एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं कैसे पता चलता है, 2 की पावर n। कैसे पता चलता है, 2 की पावर n। और n क्या होता है यहाँ पे, n ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली में इस x के 2 की पावर n नहीं, 2 की पावर 2,
2 के पावर 2 सबसेट्स होंगे, यानी कि 4 सबसेट होंगे। कौन कौन से? चलो पहला सबसेट की बात करते हैं। पहला सबसेट पहला होगा, देखो empty set. Empty set is a subset of all sets. Empty set is a subset of every set. जितने भी सेट हो सबका सबसेट तो empty set होता ही होता है। सेकेंड, every set is a subset of itself. 1, 2 खुद। Every set is a subset of itself. हमने पढ़ा था क्लास 11th में सेट्स के रूल्स के अंदर। और यहाँ पे थर्ड कौन सा होगा? थर्ड आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे पास एक सबसेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है क्या बोलते हैं उनको? सिंगलटन सेट। क्लास 11 याद रखो ये सारी चीजें, सिंगलटन सेट। और फोर्थ सेट हमारे पास कौन सा होगा? जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा 2, इसको भी हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो बच्चों इन चार के अलावा पांचवा कोई सबसेट बन ही नहीं सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पे ये चार यहां पे सबसेट्स फॉर्म हो चुके हैं मेरे इस एक्स के। अब इन चारों एलिमेंट्स को पता है मैं पी ऑफ एक्स, यहां पे पी ऑफ एक्स नाम का एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कौन है भाई? जिसके एलिमेंट्स इस एक्स का सबसेट है। तो इसका मतलब यहां पे 5 भी है, यहां पे 1, 2 भी है, इसका मतलब यहां पे 1 भी है, और क्या है भाई यहां पे? और 2 भी है। ये हो गया हमारा पी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ? यहां तक आपको अच्छे से बात आई समझ की नहीं है बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अब हमें क्या करना है? हमें यहां बताना है डिफाइन द रिलेशन आर। तो हमें यहां पे आर रिलेशन को डिफाइन करना है, आर रिलेशन को डिफाइन करना है। तो आर रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर इसके अंदर से कौन कौन से सबसेट को उठा के मैं यहां पे रख सकता हूं? अगर ए रिलेटेड टू बी है, अगर मैं कह रहा हूं ए रिलेटेड टू बी है, तो इसका मतलब ये है, मैं ये तभी बोल सकता हूं कि दो सबसेट एक दूसरे से तभी रिलेटेड है अगर ए बी का भी सबसेट हो तो। अगर ए बी का भी सबसेट हो तो ही मैं बोल सकता हूं कि ए रिलेटेड होगा बी से। तो आपको यहां पे क्या करना है? देखो मैं आपको ना, आपको करना नहीं है खुद से, मैं आपको बताता हूं। आप इमेजिन करना, इमेजिनेशन से आप करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखो अभी हमारे पास ये सेट आ गया, ऐसे ही मैं एक और बार लिखूंगा पी ऑफ एक्स, क्योंकि हमें रिलेशन बनाने के लिए दो सेट की जरूरत होती है। दो सेट का यूज करके जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं ना, एक एलिमेंट यहां से उठाया, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से उठाया, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला सेट होगा ना वो भी यही सेट होगा, पी ऑफ एक्स ही होगा। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप इमेजिन करो बस। तो दूसरा वाला सेट भी यहाँ पे पी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूज करके मैंने क्या करा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स बनाया। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को उठाऊंगा और इस रिलेशन के अंदर रख दूंगा, तो यही उस रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमें ये सब नहीं करना, हमारा मतलब किससे? हमें बस ये बताना है क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए अगर मैं लिख दूं यहां पे ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है? तो आप बोलोगे फॉर एग्जांपल सर अगर मैं यहां पे 5,5 रख दूं तो 5 रिलेटेड टू 5 होगा? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स होगा। एवरी सेट, भले ही वो एम्प्टी सेट क्यों ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं यहां पे 1, 2, इसके अंदर से मैंने 1, 2 उठाया और यहां पे मैंने बोला कि ये रिलेटेड है क्या 1, 2 से? बिल्कुल रिलेटेड है। क्यों भाई, क्यों रिलेटेड है? क्योंकि यहां पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो सेट है 1, 2 जो है वो सबसेट है 1, 2 की। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आप लिखोगे यहां पे बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे ए रिलेटेड टू ए होगा। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे ये है जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, इसमें ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, 5,5 भी आ सकता है यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, 1, 2 और यहां पे कॉमा डाल 1, 2 ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। हमने प्रूव कर दिया कि जो मेरा रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा भैया, वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री की, क्या हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा? मैं इसको मिटा देता हूं, इतने पार्ट को मिटा देता हूं। तो यहां पे सिमेट्री की बात करते हैं हम। तो सिमेट्री के लिए यहां पे मैं बोलता हूं कि ए रिलेटेड टू बी। मैं ऐसा कब बोल सकता हूं? मैं तभी बोल सकता हूं इफ एंड ओनली इफ। ऐसे लिखते हैं ना इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसे बनाते तो ये इंप्लाइज होता है और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ कब? अगर ए मेरा सबसेट होगा बी का, तो ही मैं बोल सकता हूं कि ए बी से रिलेटेड है यहां पे। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे जो 1 है ना, जो 1 है ना, 1 रिलेटेड होगा किस सेट से? मैं मान लेता हूं इस सेट से 1, 2।
1,2। इसका मतलब है कि मैं इस सेट के अंदर ना, मैं इस सेट के अंदर इस एलिमेंट को भी रख सकता हूं एक ऑर्डर्ड पेयर में 1 और कॉमा 1,2। क्यों रख पा रहा हूं मैं यहां पे इसके अंदर? क्योंकि यहां पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि जो 1 है ना, 1 एक सबसेट है 1,2 का। 1 एक सबसेट है 1,2 का। सबसेट क्या होता है? अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में पाया जाए तो मैं बोलूंगा कि ये सबसेट है इस सेट का। तो यहां पे 1 इस सेट के अंदर पाया जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये क्या होगा, 1 एक सबसेट होगा इस सेट का। तो इसका मतलब भाई ये तो ठीक है, ये वाला एलिमेंट तो आएगा, लेकिन क्या यहां पे इसका उल्टा मैं लिख सकता हूं बी रिलेटेड टू ए, लिख सकता हूं क्या यहां पे? बी रिलेटेड टू ए लिख सकता हूं क्या मैं यहां पे? तभी लिख सकता हूं अगर मेरा बी सबसेट होगा ए का, तभी लिख सकता हूं अगर बी सबसेट होगा मेरा ए का। तो क्या यहां पे बी सबसेट है ए का? पलट दो चीजों को, तो यहां पे 1,2 आ गया सेट के अंदर, रिलेटेड टू 1 मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं यहां पे? तो आप बोलोगे सर ऐसा आप लिख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे 1,2 जो है वो नॉट अ सबसेट ऑफ 1। क्या यहां पे इस सेट के अंदर जो दो एलिमेंट्स है 1 और 2, क्या मेरे को यहां पे भी देखने को मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, यहां पे जो 2 लिखा है मेरे को यहां पे देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं है। अगर नहीं है तो भाई ये केस पॉसिबल ही नहीं है। मैं अल्टी पल्टी नहीं कर सकता यहां पे। अगर मैं अल्टी पल्टी नहीं कर सकता तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सीधी बात है। तो यहां पे दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। दिखा दिया आपने कि क्यों सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबसेट बन ही नहीं सकता। अगर सबसेट नहीं बन सकता तो मैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऐसे लिख ही नहीं सकता इस चीज को। मैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इस चीज को ऐसे लिख ही नहीं सकता। ये वाला तो आएगा ही नहीं। अगर ये आएगा ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं कि ये सिमेट्रिक है? आ रही है बच्चों बात समझ? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिटिव समझने के लिए ये मिटा देता हूं मैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए रिलेटेड है बी से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं अगर रिलेटेड बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि ए सबसेट है बी का। और बच्चों अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बी रिलेटेड है सी से, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है बी सबसेट है सी का। बी सबसेट है सी का। तो यार आप खुद देखो यहां पे, अगर ए सबसेट है बी का और अगर बी सबसेट है सी का, तो ऑटोमेटिकली क्या मेरा ए सबसेट नहीं हो जाएगा सी का? इसका मतलब यह है कि एक में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे बी के अंदर है, बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे सी के अंदर है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सी के अंदर भी मिलेंगे मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए सबसेट होगा सी का। अगर ए सबसेट होगा सी का तो मैं बोल सकता हूं कि ए रिलेटेड टू सी है। ए रिलेटेड टू सी है मैं बोल सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं ए रिलेटेड टू सी बोल पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ट्रांजिटिव है। ये जो फंक्शन है वो ट्रांजिटिव है। यार यहाँ पे टिक मत मारना, एक क्रॉस है, भूल गया मैं, ये सिमेट्रिक नहीं था ना हमारा। तो यहां पे ये फंक्शन हमारा ट्रांजिटिव होगा, लेकिन फायदा नहीं है कुछ भी क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। बच्चों यहां पे अगर मेरा जो रिलेशन होता, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी होता, वो सिमेट्रिक भी होता, अगर वो ट्रांजिटिव भी होता, तो बोलता कि जो मेरा रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन में है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जो मेरा रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस होगा? भाई वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। बच्चों अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझना चाहते हो तो कैसे बताऊं मैं आपको एग्जांपल से? देखो यहाँ पे समझते इसको एग्जांपल से, ट्रांजिटिव को। अगर मैंने आपसे बोला कि फाइ रिलेटेड टू 1 है, और अगर मैंने आपसे बोला कि 1 रिलेटेड टू 1,2 है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं इसको तभी ऐसे बोल पा रहा हूं, इसका मतलब है कि फाइ जो है वो सबसेट है 1 का। बिल्कुल है, मैंने अभी आपको यहां पे समझाया था कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट या एवरी सेट। और यहां पे मैं इसको रिलेटेड इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जो मेरा 1 है ना वो सबसेट होगा इस सेट का 1,2 का। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे को ट्रांजिटिव के डेफिनेशन के हिसाब से क्या मेरा फाइ रिलेटेड होगा? क्या मेरा फाइ रिलेटेड होगा 1,2 से? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, मैं बोल सकता हूं कि फाइ जो है ना, फाइ जो है मैं बोल सकता हूं वो सबसेट होगा 1,2 का भी। फाइ जो होगा वो सबसेट होगा 1,2 का भी, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट या एवरी सेट। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखो बच्चों आपको मैंने वैसे भी प्रूव करके दिखा दिया और एग्जांपल से भी समझा दिया। कोई भी डाउट है बेझिझक कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आराम से जो पूछना है आप पूछ सकते हो अपने सर से। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट, इस वाले सेट से इटसेल्फ टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन को बनाने के लिए दो सेट की जरूरत पड़ती है,
उसमें हमें क्या बोला गया, पहला सेट भी ये लेना है, डोमेन वाला सेट भी यही लेना है, और को डोमेन वाला सेट भी यही लेना है। तो इसका मतलब है ये एक्चुअली में है क्या, 1 2 3 अप टू n, ये नेचुरल नंबर के सेट है ना, मैं इसको नाम देता हूं n। तो यहां पे ये 1 2 3 अप टू n, राइट, और यहां पे ये हमारा 1 2 3 अप टू n। तो बच्चों यहां पे हमें ये पता लगाना है कि इस सेट से और इस सेट के बीच में अगर मैं फंक्शन फॉर्म करूंगा तो ऐसे कितने ऑन टू फंक्शंस में, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। तो बच्चों अभी तक तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, कोई हमें रूल पता नहीं कि कैसे निकाले डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो भाई इन्फिनिट नंबर्स है ना, इसका रूल पता लगाने के लिए, इन्फिनिटी वाला रूल पता लगाने के लिए, एन नंबर ऑफ चीजों के लिए रूल्स पता लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा थोड़े से एलिमेंट्स का रूल पता लगाते हैं। थोड़े से एलिमेंट्स पे कैसे काम करेगा, तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शन फॉर्म करना है फ्रॉम दिस सेट टू इटसेल्फ। तो उसका मतलब दूसरा वाला फंक्शन भी ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और 2, और यहाँ पे भी 1 और 2। ये मेरा ए सेट है और ये मेरा ए सेट है, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन एफ। तो यहाँ पे जो मेरा 1 होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये 1, ये कितने तरीकों से यहाँ पे वो हो सकता है, मैप हो सकता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 1 है, या तो वो इस वाले 1 के साथ मैप होगा, या तो वो इस वाले 2 के साथ मैप होगा। तो मतलब इस 1 के पास दो चॉइस है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 के पास दो वेस है, दो तरीकों से मैप हो सकता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर मेरा 1 मान लो इस 1 के साथ मैप हो गया, अब यहाँ पे बात करते 2 की, सिर्फ एक एलिमेंट बचा। यहाँ पे आपने एक को तो आपने मैप कर दिया दोनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ, हमने मान लो 1 को 1 से मैप कर दिया। अब बचा 2। अगर मैं यहाँ पे 2 को 1 से मैप कर दूंगा, अगर मैं इस 2 को भी 1 से मैप कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या पढ़ना है, ऑन टू फंक्शन पढ़ना है भाई। ऑन टू फंक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर ऑन टू फंक्शन में इस 2 को भी 1 से मैप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 खाली बैठा रहेगा। और ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से कोडोमेन वाले सेट के अंदर कोई भी खाली नहीं बैठता, सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब इस 2 की मजबूरी है कि ये 1 के साथ हो ही नहीं सकता मैप, इसको इसी के साथ मैप होना पड़ेगा। तो मतलब एक ही तरीका है इसके पास मैप होने का। और हमने फंडामेंटल क्या बोला था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने क्या सीखा था कि हम टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 वेज। तो यहाँ पे एक्चुअली में ऐसे दो ऑन टू फंक्शन निकल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो दो ऑन टू फंक्शन होंगे, यहाँ पे दो ऑन टू फंक्शन होंगे जब मेरा एलिमेंट कितना था, 2 है, दो एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, दो एलिमेंट्स है यहाँ पे। अच्छा बात करते हैं 3 एलिमेंट्स की, लेके देखते हैं एक बार। यहाँ पे मान लो मेरे पास ए है एक सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और यहाँ पे ए है मेरे पास 1 2 3। तो यहाँ पे अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा, देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। देखो हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हमें n एलिमेंट्स तक का फॉर्मूला पता लगाना है कि कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे इस एरो डायग्राम में इसके अंदर 1 2 और 3 होगा, और यहाँ पे इसके अंदर बच्चों 1 2 और 3 होगा। और ये हमारा ए सेट है और ये हमारा ए सेट है। देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास 1 है, ये जो 1 है ना इसके पास खुली छूट है, ये इन तीनों में से किसी को भी पिक कर सकता है। इसको मैं किसी भी इन तीनों एलिमेंट से मैप कर सकता हूं। तो यहाँ पे इस 1 को मैप करने के 3 तरीके होंगे, यहाँ पे मेरे पास 3 वेज होंगे। अच्छा मान लो 1 मैप हो गया 2 से, तो अब मैं जो मेरा 2 होगा ना वो या तो 1 से मैप होगा या तो 3 से मैप होगा। 2 से मैप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 को 2 से मैप कर दोगे तो फिर भाई मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे, और 3 को मैं 2 एलिमेंट से मैप नहीं कर सकता। 3 को मजबूरी है मेरी कि मैं एक एलिमेंट से मैप कर सकता हूं। अगर मैंने 2 एलिमेंट से मैपिंग कर दी 3 की, तो फिर ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज ही होता है। तो यहाँ पे 2 को मान लो मैं मैप करता हूँ, 2 को मैप करने के मेरे पास सिर्फ 2 तरीके हैं। 2 को मैप करने के मेरे पास 2 तरीके, या तो 1 या तो 3। तो 2 तरीकों से मैं 2 को मैप कर सकता हूँ। तो मान लो 2 मैप हो गया 3 से, तो इसका मतलब है 3 के लिए अब एक ही तरीका बचा मैप होने का, और जो है 1, जो है 1। आपके मन में बीच बीच में ये डाउट होगा कि सर हम 3 को 2 से भी तो मैप कर सकते हैं, हमने 1 से ही क्यों करा। भाई हमें ऑन टू फंक्शन, ध्यान दो, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के अंदर इसके अंदर कोई भी खाली नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं ऐसे कंडीशन, या आप मजबूरी में ऐसा कर रहे हो, खुली छूट नहीं है आपको। ऑन टू फंक्शन में आपको खुली छूट नहीं होती, आपको इस सेट के सारे एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट कराना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, हर एक एलिमेंट से मैपिंग कराई है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे मेरे पास 6 ऑन टू फंक्शंस होंगे। यार आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे फोकस करो यहाँ पे कि यहाँ पे एक्चुअली में 2 इंटू 1 था, 2 इंटू 1 तरीका था। देखो 2 इंटू 1 को मैं 2 फैक्टोरियल भी तो बोल सकता हूँ ना, 2 इंटू 1 को मैं 2 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूँ, तभी तो मेरा 2 वेज आया, यहाँ पे 2 ऑन टू फंक्शन आया। यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 है,
तो यहाँ पे इसको मैं 3 फैक्टोरियल भी तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको कितने मैप करने के 3 फैक्टोरियल तरीके हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे 3 फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर मेरे एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, जिसके अंदर n एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू n, एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये यहाँ पे n होगा और इस n से पहले n-1, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे n-1 और यहाँ पे भी है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को वन की मैपिंग कराने के कितने तरीके पॉसिबल है। मैं वन को यहाँ पे इन n एलिमेंट से, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने n, इन n एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट से मैं मैप करा सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे को वन को मैप कराने के टोटल n तरीके प्रेजेंट है। n को मैं n वे से वन को मैं n वेज से मैप करा सकता हूं, वन को मैं n वेज से मैप करा सकता हूं। अब मान लेते हैं इसको मैंने मैप कराया 3 से। अब भाई इस n में से एक एलिमेंट तो खत्म, क्योंकि एक एलिमेंट की मैपिंग तो आपने करा दी, एक एलिमेंट की मैपिंग तो आपने करा दी। तो अब 2 को मैप कराने के मेरे पास n-1 वे बचेंगे, n-1 वे बचेंगे बच्चों, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने मैप करा दिया ना 1 को। अब जब टोटल नंबर n थे मेरे पास, उसमें से एक की मैपिंग हो चुकी, तो अब आपके पास बचे n-1 वेज। तो 2 को मैप कराने के मेरे पास n-1 वे बचेंगे। ऐसे ही 3 को मेरे को मैप कराने के n-2 वेज बचेंगे बच्चों। ऐसे ही करते 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 लास्ट में मेरे पास n होगा, एलिमेंट होगा, इसको मैप कराने का एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे पास। जैसे यहां पे बच रहा था 3 को मैप कराने का, बस मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा था। इस 2 को मैप कराने का मेरे पास एक ही तरीका बच रहा था। तो ऐसे ही इस n को भी मैप कराने का अंत में मेरे पास एक ही तरीका बचेगा। तो यहां पे एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे करते करते 1 तक। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को तो बच्चों हम n फैक्टोरियल बोलते हैं। तो एक्चुअली में मेरे पास यहाँ पे n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे, n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब समझते अपने 5th क्वेश्चन को। लेट a बी द सेट जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है एंड b बी द सेट, ये एलिमेंट्स है, एंड f, g इज अ फंक्शन आर अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ a टू द सेट ऑफ b। तो यहां पे मतलब a सेट जो है ना, f फंक्शन के लिए भी और g फंक्शन के लिए भी, जो मेरा a सेट है वो डोमेन की तरह काम करेगा। इसका मतलब मैं जो भी इनपुट है वो यहां से निकालूंगा और मेरे को जो भी आउटपुट मिलना चाहिए ना वो इस सेट के अंदर से निकालूंगा मैं। बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, और जो मेरा एफ फंक्शन है ना वो कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पे जो एक्स है यहाँ पे जो आप इनपुट डालोगे वो सारा इसमें से लोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ए, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है मेरा वेयर एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ए। जी फंक्शन के लिए भी आपका डोमेन ए ही रहेगा, ए से ही निकालोगे आप एलिमेंट्स को, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए, आर एफ एंड जी इक्वल। तो यहाँ पे पूछा है क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, दोनों फंक्शन इक्वल तभी होंगे, कब होंगे, यहाँ ये मेरे को डोमेन है, दोनों सेट का डोमेन यही है। तो इसका मतलब अगर मैं एफ फंक्शन के अंदर -1 डालूं और जी फंक्शन के अंदर भी -1 डालूं तो दोनों का इमेज ना सेम बनना चाहिए, मतलब कि दोनों का आंसर सेम बनना चाहिए। एफ फंक्शन में -1 डालने के बाद जो मेरा आंसर आएगा और जी फंक्शन में -1 डालने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। करके देखते हैं इस चीज को, बहुत आसान है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ -1 की बात करता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ -1 क्या होगा, तो आप लोग सर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे जी निकालते जाऊंगा, यहाँ पे एफ निकालते जाऊंगा। तो बच्चों ये हो गया मेरा एफ ऑफ -1। अब मैं देखूंगा कि मेरा जी ऑफ -1 क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस जी फंक्शन के अंदर -1 को इनपुट डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू मॉडुलस के अंदर -1 माइनस 1 अपॉन में 2, ये -1। अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा, -1 और -1/2 क्या होता है, -3/2 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर क्या हो जाता है, मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव नंबर है मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है उस चीज को। तो 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कटा और ये मेरे पास आ गया 3 -1, जो किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा f ऑफ
-1 बराबर है g ऑफ -1 के, और इसका आंसर इसके बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, अभी तक तो कहानी ठीक चल रही है भाई। पहले एलिमेंट के लिए तो दोनों ने सेम आउटपुट दे दिया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। अब हम पुट करेंगे f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर f ऑफ 0 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 जो कि 0 के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे g ऑफ 0 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस में 0 माइनस 1/2 और ये -1। यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों -1/2 है मॉडुलस के अंदर, और मॉडुलस उस -1/2 क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा और ये -1, तो 2 2 कट गया और 1 -1 0 आ गया। तो इसका मतलब है मेरा f ऑफ 0 बराबर g ऑफ 0 बराबर 0 है। मतलब इन दोनों फंक्शन में जब मैंने 0 डाला तो मेरा आउटपुट सेम ही आया, 0 ही आया। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। अगर मैं अपने डोमेन से, ए वाले डोमेन से अगर मैं 1 को निकालूंगा तो f ऑफ 1 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर f ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, वो भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं g के अंदर 1 को इनपुट डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? आप देखोगे 2 इंटू मॉडुलस में 1 माइनस 1/2 -1। 1 में से अगर मैं आधा को माइनस करूंगा तो आधा ही आएगा, 1/2 ही आएगा, और मॉडुलस के अंदर 1/2 है तो 1/2 -1, 2 से 2 कटा और 1 -1 0 आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे f ऑफ 1 बराबर g ऑफ 1 बराबर 0 आया। 1 इनपुट डालने पे भी दोनों फंक्शन ने सेम आउटपुट दिया। चलो अभी भी कहानी एकदम सही जा रही है। अब लास्ट एलिमेंट को डाल के देखते हैं। अगर इस पे भी मेरा f ऑफ 2 और g ऑफ 2 सेम आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा f और g जो फंक्शन है ना, दोनों इक्वल फंक्शन है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? f ऑफ 2 डालूंगा। f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर -2, तो 4 -2 जो है किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे g ऑफ 2 निकालना है मुझे। g ऑफ 2 हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस के अंदर क्या डाला है मैंने? 2 माइनस 1 अपॉन में 2 -1, तो ये हो जाएगा 2 में से अगर मैं आधा माइनस करता हूं तो क्या आता है? 1.5, 3/2 हो जाएगा ये। तो 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कटा और ये आ गया 3 -1, और 3 -1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अरे यार 4 -2 0 कैसे? 4 -2 तो 2 आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा f ऑफ 2 और g ऑफ 2 2 के बराबर आ गया। f ऑफ 2 और g ऑफ 2 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरा जो f फंक्शन है और g फंक्शन है एकदम इक्वल फंक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे f को देखो, f फंक्शन के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? ऐसे -1, 2 -1, 2 और 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 और 2, 2। और भाई यही एलिमेंट g के अंदर भी होंगे। आप देख लो g फंक्शन के अंदर कैसे होंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे जब मैंने -1 डाला तो 2 आउटपुट आया, -1, 2, और यहाँ पे 0 डाला तो 0 आया, 0, 0, और यहाँ पे 1 डाला तो भी 0 आया, 1, 0, और 2 डाला तो 2 आया, तो 2, 2। तो आप खुद देख सकते हो कि क्या मेरे f फंक्शन और g फंक्शन में कोई फर्क है? दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स है दोनों सेम ही है, -1, 2, 0, 0, 1, 0 और 2, 2। तो इसका मतलब f एंड g फंक्शन सेम है। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसा वाला क्वेश्चन इससे पहले भी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में हमने ऐसा किया था। लेट ए बी अ सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। The number of relations containing this ordered pairs 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। तो इसका मतलब है इन्होंने बोला है कि आपको ए सेट का यूज करना है, ए सेट का यूज करना है, ए सेट का यूज करके ना आपको क्या करना है? आपको रिलेशंस फॉर्म करने हैं। कैसे रिलेशंस फॉर्म करने हैं? ऐसे रिलेशंस जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, एंड और उस रिलेशन के अंदर ना ये दोनों एलिमेंट तो पक्का हो ही हो। तो ऐसे कितने सारे रिलेशंस मैं यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूं। तो आपको पता है रिलेशन फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो भाई, मैं ना आपको निकालने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे मैं ये ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में बार बार इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपने जो पिछले साल पढ़ा था आप इन सब चीजों को भूलो मत, आप कनेक्ट करके पढ़ पाओ चीजों को। ये चीजें ना लंबे समय तक याद रहे। जब आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हो ना तो आपके पास क्यों का आंसर अपने आप आ जाता है। क्यों रिलेशन ऐसे फॉर्म होता है, कहां से मैं रिलेशन फॉर्म करता हूं, क्यों, कहां से, कैसे, इन सब का आंसर एकदम रूट में, फंडामेंटल्स में छुपा होता है। यही है वो फंडामेंटल। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? 1, 1, 2, 2, सॉरी 1, 1, 1, 2 और 1, 3, और 2, 1, 2, 2, 2, 3, और 3, 1, 3, 2 और 3, 3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे इस सेट के अंदर। ठीक है जी।
मेन कहानी यहाँ नहीं है, मेन कहानी अब है इन्होंने बोले कि रिलेशन फॉर्म करो जो कि ना रिफ्लेक्सिव हो। कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है? जब जिसके अंदर ना 1,1 भी होगा, 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा और 3,3 भी होगा। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव तो है ये। अब क्या बोला इन्होंने, ये दोनों एलिमेंट्स भी साथ होने चाहिए, 1,2 भी होना चाहिए और 1,3 भी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने बोले कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे अगर 1,2 रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2,1 आएगा, 2,1 आएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 1,3 अगर आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 3,1 भी आर रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे 3,1 भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट यूज अप हो गए। 1,1 मैंने यूज कर लिया, 2,2 कर लिया मैंने, 3,3 कर लिया मैंने, 1,2 कर लिया, 2,1 कर लिया, 1,3 कर लिया, 3,1 कर लिया। तो अब मेरे पास ना सिर्फ दो एलिमेंट्स बचे, 2,3 और 3,2। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। आपने बोला कि सर यहां पे देखो 3,1 है, यहां पे 3,1 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर और यहां पे 1,2 भी है बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। लेकिन अगर यहां पे 3,2 भी देखने को मिल जाए ना तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और भाई हमें ट्रांजिटिव तो नहीं बनाना इसे, ये ट्रांजिटिव होना ही नहीं चाहिए, हर हाल में ही होना चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे 3,2 लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 2,3 भी लगाना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही आप यहाँ पे 3,2 लिख दोगे तो इसको सिमेट्रिक करने के चक्कर में 2,3 भी लगाना पड़ेगा। अब मान लो आपने यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखा, आपने यहाँ पे 3,2 के जगह पे आपने यहाँ पे 2,3 लगा दिया। मान लो 2,3, भाई अगर 2,3 आ जाएगा तो उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 3,2 लगाना पड़ेगा और 3,2 लगाते ही चीजें ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं इन दोनों एलिमेंट्स का तो यूज कर ही नहीं सकता यहां पे। तो एक तरह से मेरे पास यहां पे एक ही रिलेशन फॉर्म होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखे होंगे। तो बच्चों यहां पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शंस को देख के तुक्का मारने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, तुक्का नहीं मारने का। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा कोशिश करोगे आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा और पूरे मार्क्स भी आप फेच कर लोगे। तो बच्चे अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों ये रहा आखिरी सवाल, लेट ए बी अ सेट। देखो वही सेट है, सेम सेट है, 1 2 3 इसके अंदर के एलिमेंट्स। तभी मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था इसको मिटाया नहीं मैंने यहाँ पे। देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2 इज। तो आपको ये बताना है कि इस सेट का यूज करके आप कितने सारे इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर सकते हो जिसके अंदर जितने भी फॉर्म करो ना उसके अंदर ये वाला एलिमेंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, 1 2 3 4, इसमें से कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो मेरा जो रिलेशन होगा ना इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे भाई? 1,1 2,2 और 3,3 तो पक्का होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। और यहाँ पे इन्होंने बोला 1,2, 1,2 भी होना चाहिए। देखो मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,2 आर को बिलोंग करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि 2,1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ पे 2,1 भी देखने को मिलेगा। क्या मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दूं, एक रिलेशन फॉर्म हो जाएगा? क्या ये ट्रांजिटिव भी होगा? तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल ट्रांजिटिव है, 1,2 2,1 है तो मतलब 1,1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। तो अब सवाल ये है क्या मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा सकता हूँ? तो बिल्कुल लगा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो रिलेशन फॉर्म होगा ना ये सिमेट्रिक भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। भाई एक तो पक्का है इसका आंसर। आप देखना और कितने सारे बन सकते हैं। अब इसी रिलेशन के अंदर 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,1 ये तो भाई पक्का आएंगे। तो इसमें कौन कौन से यूज हो गए? 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 1,2 हो गया, 2,1 हो गया। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे? 1,3 बचा हमारे पास और 2,3 बचा है हमारे पास और 3,1 बचा है हमारे पास और 3,2 बचा है हमारे पास। अच्छा मान लेते हैं मैं इसमें से ना 1,3 को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अलग मार्कर से करते हैं उसे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या लगाया? 1,3 लगा दिया, 1,3। ठीक है, तो 1,3 जैसे मैं यहाँ रख दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए मेरे को 3,1 भी रखना पड़ेगा। अच्छा अब क्या ये ट्रांजिटिव हो गया? देखते क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 2,1 है इस सेट के अंदर, इस रिलेशन के अंदर और 1,3 भी है।
तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन के हिसाब से 2,3 भी इसके अंदर होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 2,3? नहीं दिख रहा, तो उठा लो भाई 2,3 को। आपने 1,3 भी यूज कर लिया और 3,1 भी यूज कर लिया। जैसे आप यहाँ पे 2,3 को उठाओगे, 2,3 को उठाओगे, तो आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए इस रिलेशन, इसको, इस ऑर्डर्ड पेयर को सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें से 3,2 भी उठाना पड़ेगा। तो 3,2 भी यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है भैया आपने तो एक्चुअली में सारे के सारे एलिमेंट्स ही यूज कर लिए। आपने यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स यूज कर लिए। तो एक तरह से जो R2 फंक्शन है ना मेरा, ये R2 फंक्शन एक यूनिवर्सल फंक्शन है, R2 सेट है, सॉरी, R2 जो रिलेशन है ना मेरा, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसा है? एक यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो भाई पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। R2 सेट है क्या एक्चुअली में? R2 सेट एक्चुअली में A क्रॉस ही है। तो बच्चों यहां पे ना आप 1,3 मत उठाना, आप यहां पे 2,3 उठा के देख लेना। ऑटोमेटिकली ना आपको यहां पे सारे एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो आपके पास इसके अलावा और तीसरा वाला रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो यहां पे मैक्सिमम आप 2 रिलेशन ही बना सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रिलेशंस यहां पे फॉर्म हो सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। उससे पहले एक और चीज, यहां पे ना मैंने 1,3 डाला था। आप खुद से जब करोगे तो 1,3 सबसे पहले ना डाल के 2,3 को डाल के देखना, या फिर 3,2 को डाल के देखना, या फिर 3,1 को डाल के देखना। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपको यहां पे मजबूरी में यूज करने पड़ेंगे इस सेट को इक्विवेलेंस बनाने के चक्कर में। तो यहां पे एक्चुअली में 2 रिलेशन ही फॉर्म होंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमने रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट कर दिया, हर एक चीज को डेप्थ में जाके पढ़ा है, मतलब हर एक लाइन को ना छोड़ा नहीं है। बुक के अंदर जितनी भी चीजें है ना, इक्विवेलेंस क्लास को भी डेप्थ में पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ रिलेशन को, टाइप्स ऑफ फंक्शन को, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हमने डेप्थ में सीखा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको जो मेरी सीरीज है, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है क्लास 12 की मैथ्स को खत्म करना है मुझे, उसमें से पहला जो मेरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बच्चों कमेंट करो, मेरे को फीडबैक दो कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा। ये मेरे ख्याल से आपकी 7वीं वीडियो होगी रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर की। अगर आपने 7 वीडियोस को देख लिया तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन, एक भी एग्जांपल, एक भी डेफिनेशन नहीं छूटेगा। कंप्लीट करा दिया, हर एक चीज को बारीकी से कंप्लीट कराया मैंने। तो बच्चों यार मेरे को सपोर्ट करते रहिए। आपने देखा कि मेरे को कितनी मेहनत लगी खत्म कराने में, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उससे पहले बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चालू कर देंगे। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।